हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 67वीं बीपीएससी से संदर्भित टेस्ट सीरीज का तीसरा पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। पहला और दूसरा पार्ट का वीडियो का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि बंगाल में फ्रांसीसियों ने किस मुगल सूबेदार से भूमि प्राप्त करके 1690 या 92 में चंद्रनगर नामक प्रसिद्ध केंद्र को स्थापित किया था। तो ए में दिया हुआ है इब्राहिम खां, बी में है अनवरुद्दीन, सी में है शाइस्ता खां, डी में है अजीम मुसान और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, जब बंगाल में मुगल से भूमि प्राप्त किया था किसने? फ्रांसीसियों ने। तो उस वक्त पूछ रहा है कि बंगाल का सूबेदार कौन था। ठीक है, तो उस वक्त बंगाल का सूबेदार था शाइस्ता खां। ठीक है, कौन सा? मुगल सूबेदार। ठीक है, मुगल सूबेदार उस वक्त शाइस्ता खां था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, शाइस्ता खां से ही भूमि प्राप्त किया था और उसी जगह पर जहाँ जो भूमि प्राप्त किया था उस पर वो किस नगर का स्थापना किया? चंद्रनगर नामक नगर का। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि निम्नलिखित में से किन यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पुर्तगालियों और डचों के बीच, बी में दिया हुआ है डचों और अंग्रेजों, सी में है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों, डी में है फ्रांसीसियों और डचों और ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, रिजविक की संधि जो है वो फ्रांसीसियों और डचों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा हम लोग जानेंगे कि रिजविक की संधि कब हुआ और किस वजह से हुआ था। तो देखिए, पांडिचेरी को जो है, किस जगह को? पांडिचेरी को डचों ने अंग्रेजों की मदद से 1693 ईस्वी में अपने अधिकार में ले लिया था। और 1693 ईस्वी से पहले जो है पांडिचेरी फ्रांसीसी के हाथ में था। ठीक है, तो 1693 में डचों ने अंग्रेजों की मदद से इस जगह को अपने हत्थे में ले लिया था। ठीक है, इसके बाद जो है, तो देखिए, इसके बाद 1697 में डच और फ्रांसीसी के बीच रिजविक की संधि हुई। ठीक है, और इसमें निर्णय ये हुआ कि फ्रांसीसी का जो जगह था, पुराना जगह, वो पांडिचेरी, उसको फिर से फ्रांसीसियों को ही लौटा दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ सवाल कर रहा है कि रिजविक की संधि किसके सामने हुआ? तो वो फ्रांसीसी और डचों के बीच में हुआ था। ठीक है, अब देखिए, इससे एक चीज सवाल और पूछा जा सकता है कि जिस वक्त रिजविक की संधि हुई थी तो उस वक्त पांडिचेरी का गवर्नर कौन था? तो उस वक्त पांडिचेरी का गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन थे। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रांसीसियों ने किस संधि द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पेरिस की संधि, बी में है पांडिचेरी की संधि, सी में है सूरत की संधि, डी में है ए ला सापला की संधि और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ला सापल की संधि। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा हम लोग समझेंगे। 1748 में यूरोप में, कहाँ की घटना है? ये यूरोप की घटना। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, देखिए, इसके पहले जो रिजविक संधि हुई थी वो फ्रांसीसी और डच के बीच में हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखिए अंग्रेज और ये किसके बीच में है? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। इसके बीच में ए ला सापल की संधि हुई थी और इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को भारत में मद्रास, यानी अंग्रेजों के हिस्से में मद्रास दिया गया था और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग नामक जगह पर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से ए ला सापल की संधि के अनुसार मतलब अंग्रेजों को जो है मद्रास लौटा दिया गया और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका का लुइसबर्ग दे दिया गया था। ठीक है, और यह संधि कब हुई थी? तो 1748 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थल पर अंग्रेज फैक्ट्री थी? तो ए में दिया हुआ है तेलीचेरी, बी में है कोचीन, सी में है कन्नूर, डी में है कालीकट, ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो देखिए भारत के पश्चिमी तट में निम्नलिखित, भारत के पश्चिमी तट पे जो था अंग्रेज फैक्ट्री कहाँ पे था, तो वो हो जाएगा आंसर तेलीचेरी। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। तो ए में है पुलिकट में, बी में है कालीकट में, सी में है कोचीन में, डी में है गोवा में, और ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से भी। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा, तो देखिए पुर्तगाली भारत कब आए थे, तो 1498 ईस्वी में आए थे। सबसे पहले कौन आया था, तो वास्को डी गामा आए थे। इसके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया, तो पहली फैक्ट्री जो है वो कोचीन में स्थापित किया था, ठीक है। और कब किया था, वो 1503 में। आए कब थे, 1498 में, लेकिन पहली फैक्ट्री जो है 1503 ईस्वी में स्थापित किया था। कहाँ पे, कोचीन में, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी से संबंधित एक सवाल और आ जाए, कभी पूछा जाए कि दूसरा फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, तो दूसरा फैक्ट्री जो है वो 1505 में कन्नूर में स्थापित किया था, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया था या कहाँ स्थापित किया था, तो कोचीन में 1503 में किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो ए में दिया हुआ लॉर्ड वेलेस्ली ने, बी में है सर जॉन सॉर ने, सी में है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने, और डी में है डुप्ले ने, और ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि सहायक संधि किसने प्रतिपादन किया था। तो देखिए सहायक संधि के विषय में वेलेस्ली का नाम प्रचलित तो है, लेकिन जो है यहाँ पर प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले डुप्ले ने किया था, ठीक है। और डुप्ले कौन थे, डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 1751 ईस्वी में अंग्रेजों का तिरुचिरापल्ली पर अधिकार होने के बाद कर्नाटक का नवाब कौन बना। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है रजा खां, बी में है मोहम्मद अली, सी में है मुजफ्फर जंग, और डी में है चंदा साहब, ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कहाँ के विषय में पूछ रहा है कि तिरुचिरापल्ली। तो देखिए तिरुचिरापल्ली कहाँ है, तिरुचिरापल्ली जो है वो वर्तमान के कर्नाटक के में मौजूद है, ठीक है, ठीक है। कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण दुर्ग था वो, ठीक है। तो देखिए 1751 से पहले जो है, 1751 से पहले वहां का कर्नाटक का नवाब चंदा साहब थे, ठीक है। सहायता, लेकिन 1751 के बाद अंग्रेजों की मदद से मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1751 में मोहम्मद अली को जो है सहायता के लिए अंग्रेजों ने सेना भेजा था, और फ्रांसीसी अपना सेना चंदा साहब के लिए भेजा था। लेकिन फ्रांसीसी का सेना यानी चंदा साहब का सेना पराजित हो गए, और उसी युद्ध में चंदा साहब मारे भी गए, और उसके बाद मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली जो कि कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण दुर्ग था वहां का नवाब बना, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना के दौरान फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली द्वारा हैदराबाद से सेनापति बुस्सी को बुलाया जाना उसकी एक महान भूल थी, जिसने भारत फ्रांसीसियों का भाग्य का सब प्रकार के द्वार बंद कर दिया। ए में दिया हुआ है तिरुचिरापल्ली का घेरा, बी में है मद्रास का घेरा, सी में है तंजौर का घेरा, और डी में है अर्टाक का घेरा, डी में है अर्काट का घेरा, और ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मद्रास का घेरा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में हम समझेंगे कि उन्होंने जो है मद्रास को घेरने के लिए हैदराबाद से के सेनापति बुस्सी को बुला लिया था, ठीक है। और यही उसका महान सबसे बड़ा भूल माना जाता है, क्योंकि बुस्सी को जो है हैदराबाद से हट जाने से जो है कर्नल फोर्ड ने, जो कि अंग्रेज की सेना थी, उसकी उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और इस भूल के कारण ही उसे मतलब भारत का महान भूल माना जाता है फ्रांसीसियों के लिए। और एक इतिहासकार जो है वो आरसी मजूमदार थे, उन्होंने कहा इस वाक्य में उन्होंने कहा कि इस घटना से फ्रांसीसियों का भाग्य सब प्रकार के द्वार बंद कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस पुर्तगाली वायसराय को राजा राम मोहन राय की पूर्वगामी माना जाता है। ऑप्शन ए में है वास्को डी गामा,
बी में है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, सी में दिया हुआ है फ्रांसिस अल्फांसो द अल्बुबर्ग, डी में दिया हुआ है निन्हो द कुन्हा, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए पुर्तगाली के विषय में जब बात होता है तो सबसे पहले तो पुर्तगाली वास्को डी गामा आए थे, ये सब हम बता चुके हैं। कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में आए थे। ठीक है, सबसे पहले कोई भी यूरोपीय आए थे तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग जान चुके हैं। लेकिन यहाँ सवाल कह रहा है कि किसको राजा राम मोहन राय की पुरोगामी कहा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फांसो डी अल्बुबर्ग। ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। देखिए अल्फांसो डी अल्बुबर्ग को भारत में पुर्तगाली शक्ति के नींव डालने का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो है पुर्तगालियों की शक्ति को भारत में मजबूत किया। ठीक है, और देखिए इसको क्यों कहा जाता है राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी, तो इसके विषय में हम लोग थोड़ा समझेंगे। अल्फांसो डी अल्बुबर्ग जो है वो 1503 में भारत आए थे। ठीक है, और 1509 में इनको जो है पुर्तगाली का गवर्नर बनाया गया। ठीक है, और इसने जो है अपने क्षेत्र में, मतलब जितना इनका अधिकार क्षेत्र था उस पर जो है वो उन्होंने सती प्रथा को बंद करवा दिया। ठीक है, सती प्रथा को बंद करवाया, इसी वजह से इसको राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस युद्ध के उपरांत फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के निकट 80 गांव पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अड़यार का युद्ध, बी में है अंबुर का युद्ध, सी में दिया हुआ है वांडीवास का युद्ध, डी में है वेदरा का युद्ध, और ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए फ्रांसीसियों को पांडिचेरी का 80 गांव पुरस्कृत के रूप में प्राप्त हुआ वो अंबुर के युद्ध के समय में। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए अंबुर का युद्ध कब हुआ? तो अंबुर का युद्ध जो है वो 1749 ईस्वी में हुआ था। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस युद्ध में जो है, इस युद्ध में डुप्ले जो फ्रांसीसी गवर्नर थे, डुप्ले चंदा साहब, जिसके विषय में इसके पहले जिक्र कर चुके हैं, जो कि कर्नाटक का नवाब बन थे पहले, बाद में इसके जगह पर मोहम्मद अली को बनाया गया। तो चंदा साहब, डुप्ले और मुजफ्फर जंग, एक और व्यक्ति थे मुजफ्फर जंग। ठीक है, ये व्यक्ति है, कोई नगर नहीं है। ठीक है, इन तीनों ने सम्मिलित रूप से उस वक्त के कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि अंबुर के युद्ध में डुप्ले, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग की संयुक्त रूप से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और इस युद्ध में चूंकि वो अकेले पड़ गए तो इसमें जो है वो अनवरुद्दीन का पराजय हुआ और इसको मार कर गिरा दिया गया। ठीक है, और इसके बाद जो है कर्नाटक का नवाब जो है किसको बना दिया गया? चंदा साहब को। ठीक है, ठीक है, तो इसी से खुश होकर, मतलब इसी सफलता से खुश होकर, और या तो ये कह सकते हैं इसी परिणाम से खुश होकर चंदा साहब ने पांडिचेरी के निकट 80 गांव जो है वो फ्रांसीसियों को दे दिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा, अंबुर युद्ध। अंबुर युद्ध कब हुआ था? 1749 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कलकत्ता का संस्थापक कौन था? ए में है चार्ल्स आयर, बी में है फ्रांसिस डे, सी में दिया हुआ है जॉब चार्नॉक, डी में है गेरोल्ड एंगियार, ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से नहीं। तो देखिए कलकत्ता की स्थापना के विषय में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कलकत्ता को जो है 3 गांव को मिलकर बनाया था वो, और वो 3 गांव कौन कौन से हैं उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ठीक है, लेकिन किसने संस्थापक उसका कौन था, ये यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है। तो कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नॉक थे। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है चार्ल्स आयर। तो चार्ल्स आयर जो है वो फोर्ट विलियम का, जो कि कलकत्ता का मशहूर कॉलेज माना जा सकता है, तो फोर्ट विलियम का प्रथम संस्थापक माना जाता है। बी में दिया हुआ फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे के विषय में पहले पढ़ चुके हैं, इसे फिर बता देता हूँ। फ्रांसिस डे जो है वो मद्रास का संस्थापक है, इसको जो है मद्रास का संस्थापक माना जाता है। और गेरोल्ड एंगियार जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, गेरोल्ड एंगियार जो है ये बम्बई का संस्थापक है। ठीक है, जो वर्तमान में मुंबई माना जाता है, उस वक्त बम्बई एक राज्य था होता था।
ठीक है। तो बम्बई का संस्थापक कौन थे? गैरोल्ड एंड गियार। और यदि ये पूछा जाए कि मद्रास का संस्थापक कौन है, तो फ्रांसिस डे। और कलकत्ता का संस्थापक जॉर्ज टर्नर। और यही तीन नगर, यानी कि या तीन राज्य कह सकते हैं, बम्बई, मद्रास और कोलकाता, को अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, मतलब या तो कह सकते हैं मुख्य कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने वाले ब्रिटिश कंपनी के दूत कौन था? तो ए में दिया हुआ है सर जॉन चाइल्ड्स, बी में है निकोलस मॉर्स, सी में दिया हुआ है विलियम नेरिस, डी में है सर बॉर्नेट, ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सही। तो औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने वाले थे ब्रिटिश कंपनी के दूत, वो उसका नाम था विलियम नॉरिस। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, विलियम नॉरिस जो है वो ऐसे ब्रिटिश दूत है जो औरंगजेब के दरबार में आए थे। ठीक है, और यदि ये पूछा जाए कि ब्रिटिश कंपनी के दूत सबसे पहले किसके दरबार में आए, तो वो जहांगीर के दरबार में आए थे। कौन कौन आए थे? तो एक था कैप्टन हॉकिंस और दूसरा था सर टॉमस रॉ। ठीक है, ये आए थे 1608 ईस्वी में और ये आए थे 1615 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से यदि ये पूछा जाए कि किसके दरबार में सबसे पहले किसके दरबार में आए थे, तो जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल दूसरा चीज पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पेंटो शर्करा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अरबिनोज, बी में है लिक्सोज, सी में दिया है राइबोज, डी में है जाइलोज और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अरबिनोज जो है ये भी पेंटोज शर्करा है। ठीक है, लिक्रोज जो है ये भी एक पेंटोज शर्करा है, राइबोज भी पेंटोज शर्करा में आता है और जाइलोज भी पेंटोज शर्करा है। तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी चूंकि सभी हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए शर्करा के विषय में तो हम पहले भी बता चुके हैं। सबसे मीठी शर्करा सुक्रोज शर्करा है। ठीक है, अंकुरित बीज में यदि ये पूछा जाए कि अंकुरित बीज में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो अंकुरित बीज में जो है वो माल्टेज शर्करा होते हैं। ठीक है, दूध में लैक्टोज शर्करा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि और सुक्रोज शर्करा कहाँ पाया जाता है, तो ये सुक्रोज शर्करा जो है गन्ने में पाया जाता है। ठीक है, और ये सबसे मीठा होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि पेंटोज शर्करा कौन है, तो पेंटोज शर्करा जो है ये सभी उपयुक्त सभी हैं। ठीक है, अरबिनोज भी है, लिक्रोज है, राइबोज और जाइलोज, ये सभी जो है पेंटोज शर्करा में आते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज पदार्थों को पौधे के विविध भागों में कौन पहुंचाता है? ए में दिया हुआ है चालनी अवयव, बी में दिया हुआ है सखी कोशिकाएं, सी में है जाइलम, डी में है फ्लोएम और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जाइलम, सी इसका आंसर जाएगा। जाइलम जो है वो जल संवाहक उत्तक को इसको भी कहा जाता है। जाइलम को जो है वो क्या कहा जाता है? जल संवाहक उत्तक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इसका प्रमुख कार्य होता है, देखिए जाइलम का प्रमुख कार्य क्या होता है कि जाइलम का प्रमुख कार्य जो होता है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पौधों के विभिन्न भाग में पहुंचाना। ठीक है, और इसके निर्माण में जो है 4 कोशिकाएं भाग लेती है। ठीक है, इसके निर्माण में कौन कौन सी कोशिका लेती है? 4 कोशिकाएं। तो एक होता है वही निकाय, दूसरा है वही काय और तीसरा है काष्ठ मृदक और चौथा है काष्ठ तंतु, चौथा है काष्ठ तनु। ठीक है, तो ये चारों कोशिकाएं जो है इस जाइलम के काम को पूरा करने के लिए मतलब सहयोग करती है। ठीक है, इसका काम क्या है कि जड़ों के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भाग में पहुंचाना। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग जल संवाहक उत्तक भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने परखनली में डीएनए का संश्लेषण किया था? ए में दिया है वाटर फ्लेमिंग ने, बी में है कॉनरबर्ग ने, सी में है हरगोबिंद खुराना, डी में दिया हुआ है मैक क्लिफनॉट ने और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉनरबर्ग ने। ठीक है, तो बी इसका आंसर सही हो जाएगा, कॉनबर्ग ने। लेकिन यही यदि सवाल इससे पूछा जाए कि डीएनए की खोज किसने किया था, तो डीएनए की खोज 2 वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था, पहला नाम था वाटसन और दूसरा था क्रिक।
ठीक है। वाटसन एवं क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने कब खोज किया था? तो 1953 में खोज किया था। ठीक है। और यहाँ पर क्या गया है, परखनली में संश्लेषण किसने किया था? तो उसका इसने किया था, कॉर्नबर्ग ने किया था। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि डीएनए के गतिशील एवं स्थान बदलने वाले खंडों की संख्या प्रदान की गई है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि डीएनए में जो गतिशील बदलने वाले खंड है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ए में दिया हुआ है ट्रांसप्रेशन, बी में है ट्रांसक्रिप्शन, सी में है ट्रांसलेशन, डी में है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सही। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसपोशन। ठीक है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा हम लोग और समझ लेंगे। डीएनए जो है प्रोटीन के निर्माण के लिए आदेश देती है। यदि ये पूछा जाए कि प्रोटीन के निर्माण के लिए आदेश कौन देता है, तो वो डीएनए देता है। ठीक है। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेशित करता है डीएनए, लेकिन निर्माण कौन करता है? लेकिन यदि ये कहा जाए कि निर्माण कौन करता है, तो निर्माण करता है आरएनए। ठीक है। यहां पर इस बात को समझिए कि प्रोटीन का निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए, लेकिन निर्माण करता है आरएनए। ठीक है। अब देखिए इसके संदर्भित एक सवाल और एक बात और समझ लीजिए। ठीक है। देखिए इससे संबंधित एक चीज और जान लीजिए कि डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। देखिए जो बी में ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसक्रिप्शन, वो क्या होता है कि डीएनए से आरएनए में संश्लेषण, ठीक है, उसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि गतिशील और स्थान बदलने वाले खंडों को क्या कहा जाता है? तो ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गुणसूत्र किसका बना होता है, यानी क्रोमोसोम जिसे कहते हैं कि किसका बना होता है? ए में दिया हुआ है डीएनए, बी में है आरएनए, सी में है हिस्टोन प्रोटीन का, डी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गुणसूत्र जो है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में हम लोग थोड़ा समझेंगे। गुणसूत्र यानी जिसे क्रोमोसोम कहते हैं, इसका खोज 1875 में स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। लेकिन इसका नामांकन जो है वो उसको 1889 में किया गया था। तो किसने किया था? तो वोल्डेयर ने। ठीक है। देखिए ये सब सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि गुणसूत्र का खोज किसने किया था? तो स्ट्रॉसबर्गर ने। लेकिन गुणसूत्र का नामांकन किसने किया था? तो वोल्डेयर ने। कब किया था? 1889 में। और खोज कब हुआ था? 1875 में। ठीक है। अब देखिए गुणसूत्र किस चीज का बना होता है? सवाल यहाँ पर है कि गुणसूत्र जो बना होता है वो होता है एक मैट्रिक्स और दूसरा होता है डीएनए। तो देखिए सवाल है मैट्रिक्स तो है नहीं क्या? तो मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इन दोनों को मिलकर इन दोनों के मिलने से बनता है। ठीक है। यानी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का विलय से बनता है क्या? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ है और मैट्रिक्स और डीएनए से बनता है गुणसूत्र। ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पर पूछ रहा है कि गुणसूत्र किसका बना होता है, तो डीएनए हो जाएगा और हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा, ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाले किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो ए में है रेसिन, बी में है दिया हुआ है म्यूसिलेज, सी में है लैक्टेज, डी में है टैनिन और ई में दिया हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है रेसिन। रेसिन एक का निर्माण जो है वो सुगंधित तेलों के ऑक्सीकरण से होता है। ठीक है। इसका यदि ये पूछा जाए कि रेसिन का निर्माण कैसे होता है, तो ये सुगंधित तेलों के ऑक्सीकरण से होता है। ठीक है। और इसका प्रयोग जो है किस किस चीज में होता है? तो इसका प्रयोग पेंट बनाने में, वार्निश बनाने में, ठीक है, तारपीन तेल और चमड़ा उद्योग में। ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि चमड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग होता है। तो इस तरह से ये भी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए और उसके बाद देखिए लैक्टेस जो है क्या होता है? लैक्टेस का काम होता है कि पौधे के घाव को भरना। जैसे पौधे में कहीं यदि जख्म आ जाए तो उसके घाव को भरने का काम जो है वो लैक्टेस करता है। ठीक है। और ये जो है एक तरह से पीला या भूरा दूध की तरह होते हैं। ठीक है। जैसे ये पूछा जाए कि लैक्टेस का रंग किस प्रकार होता है,
लेकिन इसका रंग कभी कभी कहीं पीला हो मिलता है और कहीं भूरा मिलता है, ठीक है। और डी में दिया हुआ है टेनिन। टेनिन जो है वो चमड़े के सख्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए टेनिन कहाँ पाया जाता है? टेनिन जो है ज्यादातर कच्चे फलों में पाया जाता है। टेनिन जो है कच्चे फलों में अधिक पाया जाता है, लेकिन पके हुए फलों में लगभग नहीं के बराबर पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इस प्रकार जो है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस किस चीज में चमड़े का उपयोग हो रहा है। तो ये रेसिन और टेनिन ये दोनों जो है चमड़े के उद्योग में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए टेनिन के विषय में थोड़ा और जान लेंगे। ये जो है चाय की पत्तियों में अधिक पाया जाता है और इसका प्रयोग किस चीज में होता है? टेनिन का। तो टेनिन का प्रयोग होता है चमड़े को सख्त बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना पादप कोशा में विभिन्न पदार्थों के प्रवेश को नियंत्रित करती है? ए में दिया हुआ है कोशा भित्ति, बी में है जीवद्रव्य कला, सी में है केंद्रक कला, डी में है गोल्जी का, ई में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक सही। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जीवद्रव्य कला, ठीक है। इसको जो हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली जीवद्रव्य कला जो है ये पादप कोशा में विभिन्न प्रकार के पदार्थ को प्रवेश करने से नियंत्रित करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कोशिका के किन कोशांगों में डीएनए पाए जाते हैं? ए में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, बी में दिया हुआ है केंद्रक, सी में है सेंट्रोसोम, डी में है क्लोरोफिल और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सही। तो देखिए कोशिका के में डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, केंद्रक में भी पाया जाता है, सेंट्रोसोम में भी पाए जाते हैं और क्लोरोफिल में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 तक राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों को 100% पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए हर घर पानी हर घर सफाई मिशन शुरू किया? ए में दिया हुआ राजस्थान, बी में है पंजाब, सी में है बिहार, डी में दिया हरियाणा और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक सही। तो देखिए ये करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है। तो ये जो है पंजाब राज्य इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पंजाब राज्य सरकार ने 2022 तक राज्य के सभी ग्रामीणों को 100% पेयजल आपूर्ति के लिए हर घर पानी हर घर सफाई की योजना लॉन्च किया था। तो देखिए इसके विषय में थोड़ा और जानते हैं कि पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, अभी तो चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं, लेकिन उस वक्त के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी ग्रामीणों को पेयजल प्राप्ति के लिए इस मिशन को शुरुआत किया था, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए यदि ये सवाल पूछा जाए कि ये योजना किसके मदद से हो रहा है, तो ये योजना का वित्तीय पोषण मतलब जो फाइनेंशियली सपोर्ट जो है वो एक विश्व बैंक और भारत सरकार जल जीवन मिशन और नाबार्ड और उसके बाद पंजाब राज्य सरकार, इन चारों के मदद से ये मिशन का शुभारंभ हुआ है, ठीक है। इस योजना के से अमृतसर और तारनसर और गोरखपुर जिले के लगभग 155 गांव के 1.6 लाख से अधिक निवासियों को भूजल पीने के लिए सतही से पानी को जो है व्यवस्था किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस राज्य ने मिट्टी पानी का परीक्षण करने और कीट नियंत्रण के उपाय सुझाने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? तो ए में दिया हुआ है मध्य प्रदेश, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है बिहार और डी में है कर्नाटक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री उस वक्त के बी.एस. येदियुरप्पा ने बेंगलुरु में, कहाँ? बेंगलुरु में, जो कि बेंगलुरु में 40 कृषि संजीवनी वैन शुरू की थी, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? ए में दिया हुआ है 306 किलोमीटर, बी में दिया हुआ है 360 किलोमीटर, सी में है 405 किलोमीटर, डी में है 450 किलोमीटर, ई में दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक सही। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 450 किलोमीटर, डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा हम लोग जानेंगे कि इस योजना जो है, जो कि कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक पाइपलाइन की इसकी योजना जो है वो
कुल 3,000 करोड़ रुपए की लागत की से भी अधिक है। ठीक है, पाइपलाइन की परिवहन क्षमता लगभग 12 मिलियन क्यूबिक मीटर। देखिए ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें से किसी भी प्रकार के सवाल आपसे पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि कितने किलोमीटर की लंबाई है पाइपलाइन की लंबाई, कहीं पूछा जाएगा कि कितने रुपये की इसका बजट है, और किसी सवाल में पूछ सकता है कि इसका क्षमता क्या है। ठीक है, तो इसमें इसका क्षमता है 12 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन। ठीक है, तो इस तरह से अभी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राशि से अधिक एनईएफटी और आरटीजीएस लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता एलईआई पेश किया गया। ठीक, तो ए में दिया हुआ है 35 करोड़ रुपये, बी में है 45 करोड़, सी में है दिया हुआ है 50 करोड़ रुपये, डी में दिया हुआ है 60 करोड़ रुपये, और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 करोड़ रुपये, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके विषय में थोड़ा हम समझेंगे। आरबीआई ने जो है 50 करोड़ से अधिक लेन देन के लिए, यानी चाहे वो एनईएफटी के जरिए करे या आरटीजीएस के, उस जरिए से लेन देन करने वालों के लिए कानूनी इकाई पहचान करता है, यानी एलईआई पेश किया है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए यदि यही पूछा जाए कि ये नियम जो है कब से प्रभावी होगा, तो ये नियम जो है वो ये अब कब से प्रभावी है, तो ये जो है नियम जो है वो 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी है। ठीक है, अब देखिए इससे संबंधित एक सवाल और आ सकता है कि एनईएफटी और आरटीजीएस क्या है। तो देखिए एनईएफटी के विषय में हम लोग थोड़ा समझेंगे कि एनईएफटी जो है वो उसका पूरा नाम होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, और आरटीजीएस इसका पूरा नाम होता है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये दोनों जो है वो आरबीआई द्वारा संचालित केंद्रीय भुगतान प्रणाली है। ठीक है, तो इसमें हम लोग संबंध नहीं, मतलब एक तरह से लेन देन का जो है प्रणाली, मतलब भुगतान प्रणाली है। ठीक है, यदि हम लोग कहीं पैसा भेजते हैं तो एनईएफटी के प्रणाली के द्वारा भेजते हैं, या फिर आरटीजीएस के द्वारा प्रणाली, या फिर इसके अलावा भी है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एनईएफटी और आरटीजीएस के लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचान करता है, यानी एलईआई पेश किया है। कितने रुपये से अधिक लेन देन करने वालों के लिए, तो 50 करोड़ से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए नियमों के अनुसार 1 जनवरी 2022 से वजन के हिसाब से ट्रांस फैटी एसिड की अधिकतम सीमा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ए में दिया हुआ 2%, बी में है 3%, सी में है 4% और डी में है 5%, और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए, बी 2%। ठीक है, तो देखिए अब इसके विषय में हम लोग थोड़ा समझेंगे कि FSSAI के नए नियम के अनुसार क्या होता है। तो FSSAI यानी जिसका पूरा नाम होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए नियम के अनुसार 1 जनवरी 2021 से वजन के हिसाब से 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2022, तो 1 जनवरी 2022 के अनुसार 2% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि यही पूछा जाता है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के नए नियम के अनुसार, यानी 1 जनवरी 2021 के अनुसार वजन के हिसाब से ट्रांस फैटी कितना, यदि 2021 रहता तो 3% होता, लेकिन यहाँ पर 2022 में इसे 3 से घटा करके 2% कर दिया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।